वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से क्लास 12 का डिटरमिनेंट चैप्टर को लेके आए हैं, जिसका प्रॉपर्टी 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रॉपर्टी 9 से हम लोग देखेंगे। बेहद आसान है, आराम से देखिए, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी 9 क्या कहता है। प्रॉपर्टी 9 कहता है कि मान लीजिए लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका हमेशा n इज़ ग्रेटर देन 2 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, उससे बड़ा ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। सच दैट ईच एलिमेंट इन अ रो column of A is 0, then determinant of A is 0। इसका मतलब है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा है, इस तरह से कि ईच एलिमेंट इन ए रो ऑफ A इज 0। अगर प्रत्येक क्या चीज़ एलिमेंट किसी भी रो में या कॉलम में 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। देखिएगा ध्यान से, इसको एक और टर्म्स में हम बता सकते हैं। क्या? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0, then its वैल्यू इज 0। तब इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। पर अगर हर एलिमेंट रो का या कॉलम का डिटरमिनेंट का 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये 0 0 0 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, राइट। अब देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट का रो का जो एलिमेंट है वो 0 है, तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी 10 है। प्रॉपर्टी कितना है? 10। ध्यान से देखिएगा, कहता है इफ़ A इक्वल्स टू Aij इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n greater than equal to 2, then determinant of A is equals to A11 into A22 into A33 into dot dot ANN। तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो देख रहे हैं डायग्राम में, A11 A22 A33 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का? 2 या 2 से बड़ा ऑर्डर का, तो उसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए ये प्रॉपर्टी कितना था? 10 था। अब प्रॉपर्टी 11 हम लिख देते हैं। कौन सा लिख देते हैं? प्रॉपर्टी 11। समझ में आया? चलिए इसको नोट आउट कीजिएगा, इसको पॉज करके वीडियो लाइए तो पीछे से क्लीन करने वाला। आगे देखिए, प्रॉपर्टी 11 पे हम लोग चलते हैं। किस पे? 11 पे। क्या है प्रॉपर्टी 11? कहता है इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑफ सेम ऑर्डर, then determinant of AB is equal to determinant of A determinant of B, राइट। अगर A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो दोनों का डिटरमिनेंट करने से पहले जब प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट करेंगे तो अलग अलग भी करेंगे तो दोनों बात बराबर है, ठीक है। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, डिटरमिनेंट निकालिए, ठीक है, या फिर ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट को गुना कर दिएगा तो भी बात बराबर होगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी 12 देखिए। लेट A इक्वल्स टू AIJ,
बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, of order n, and let Cij is equals to cofactor of Aij in capital A for I comma j equals to 1 2 dot n full stop. If capital C equals to Cij is the matrix of cofactors of elements in capital A, then determinant of C equals to determinant of A to the power n minus 1. देखिए ध्यान से, अगर आपके पास ए आई जे का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, और सी आई जे उसका क्या होगा, कोफैक्टर किसका, ए आई जे का, इसका, ठीक है। ए में आई बराबर जे बराबर जानते हो 1 2 3 4 होता है। तो अगर आपको सी निकालना है, सी कोई मैट्रिक्स होगा जो सी आई जे होगा, कैसे मिलेगा आपको, मैट्रिक्स होगा जब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो जो एलिमेंट होगा ना ए में उसका कोफैक्टर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट सी करना है तो आप क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 कीजिएगा, n क्या होगा, ऑर्डर होगा, क्या होगा, ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि आपके पास लेट कैपिटल ए का वैल्यू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। और C जो है आपके पास है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, राइट। कोई दिक्कत, जहाँ पे CIJ जानते हो क्या होगा, कोफैक्टर, क्या होगा, ऑफ किसका, AIJ का, ठीक है। तो कहता है, देखो ध्यान से, अगर आप क्या कीजिए, अगर इस केस में आप अगर मान लीजिए क्या निकालना है आपका, डिटर्मिनेंट सी का वैल्यू निकालना है, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत, डिटर्मिनेंट सी का वैल्यू निकालना है तो, ठीक है। चलिए, ये आपका था प्रॉपर्टी 1 to 12 प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट को जो निकालते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसको चेक करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है। देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। पहली बात, हम लोग जो गिवन नोटिफिकेशन है, गिवन नोटेशंस है, गिवन नोटेशंस, है ना, इसको रिमेंबर करेंगे, क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, इन स्टेप्स को रिमेंबर करेंगे। क्या है स्टेप्स में, पहला है कि आप जानते हैं कि आर आई है, ठीक है ना, ये डिनोट करेगा, टू डिनोट आई एथ रो, बात सही है। आर आई का मतलब क्या होगा, आई एथ रो को डिनोट करेगा। दूसरा, अगर आपको आर आई लिखा है ऐसे और इस तरह से एरो दोनों तरफ में, एरो के दोनों तरफ लगा है इस तरह से तीर, ठीक है ना, और आर जे लिखा है, ठीक है ना, आर आई का क्या लिखा है, आर जे, क्या लिखा है, आर जे। इसका मतलब होगा टू डिनोट, ये डिनोट करता है द इंटरचेंज, हाँ, ऑफ आई एथ एंड जे एथ रोज, आर है ना, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लिख दिए R2 और R3, मतलब रो 2 को रो 3 में, रो 3 को रो 2 में इंटरचेंज कर देंगे आपस में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, फिर देखिए, अगर मैंने तीसरा प्रॉपर्टी लिखा, तीसरा प्रॉपर्टी में है आर आई, अगर आपके पास है तो आप आर आई को
आर आई प्लस लेमडा, इसमें कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आर जे में आप उसको आर आई को लिख सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि R2 में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो R2 में एलिमेंट का मतलब है कि हो सकता है तुम R2 तो लिखोगे ही, लेकिन R2 में कुछ मान लो 5 टाइम्स R3 को मल्टीप्लाई करके और लिख सकते हो R2 को, ठीक है, कोई दिक्कत। ये डिनोट करता है टू डिनोट द एडिशन ऑफ लेम्बडा टाइम्स the elements lambda times the elements of jth row to the corresponding elements of ith row, राइट। समझ में आया? इसका यही मतलब होता है। और चौथा इसका प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आर आई लेम्बडा लिखा है, मतलब समझ रहे हो ना, लेम्बडा से गुना हो रहा है, टू डिनोट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ith रो बाय लेम्बडा, राइट। इसका मतलब है कि आर आई का मतलब आर आई लेम्बडा है, मतलब लेम्बडा टाइम्स सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ith रो को, राइट। चलिए ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है ना। कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, विदाउट एक्सपेंडिंग evaluate the determinant of 41, 79, 29, right, 175 और ये 593, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये C1 देख रहे हो तुम, C1 देख रहे हो, ये C1 रो है, राइट। इस C1 रो को कुछ इस कदर हम लोग लिख देंगे, ताकि कोई भी दो और दो कॉलम जो है, दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। यहाँ कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे। कैसे करेंगे? C1 जो कॉलम है इसको हम लोग लिख रहे हैं C1 माइनस 8 टाइम्स C3। इसे क्या हो जाएगा देखिएगा, C3 क्या है, 5 है। देखो ध्यान से, C1 कितना है, 41, ठीक है। उसको कैसे लिखना है, 41 माइनस 8 टाइम्स C3, तो 8 इंटू 5 40, सही है। हाँ, डिटरमिनेंट का सेम रहेगा, ठीक है ना। हम प्रॉपर्टी पर है ना, क्या किसी भी दो रो या दो कॉलम का हम इक्वल कर देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं, इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू कहते हैं, राइट। अब देखो 41 माइनस 40 79 माइनस 9 8 जा 72, ये कितना 79 माइनस 72, राइट। अब देखो 29 माइनस कितना 8 3 जा 24, राइट। और ये 175 एज इट इज़ रहेगा, 593 एज इट इज़ रहेगा, राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा देखिएगा, हमारे पास ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 7, ये कितना आएगा 5, 175 593। हम बताए हैं कि अगर दो कॉलम डिटरमिनेंट का इक्वल हो जाए, डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 के बराबर हो जाता है। आंसर समझ में आया? इन प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करना है समझ में आ रहा है आपको? चलिए, आपके पास बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स का, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आइए, ठीक है। चलिए, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी के बाद हम लोग जो है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जब कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन डिटरमिनेंट कहाँ यूज़ करना है उसको देखेंगे। ये अभी ही देख लेते हैं, क्या करते हैं, अभी ही देख लेते हैं, बहुत आसान है, देखिएगा देखिएगा ध्यान से। कहता है देखो, हम लोग जानते हैं उस एप्लीकेशन, क्या देखते हैं, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। उसमें पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे बनता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। इसका वर्टेक्स ये ए है, ये बी है और सी है। इसका वर्टेक्स दिया है x1, y1, ठीक है। इसका वर्टेक्स दिया है x2, y2। इसका वर्टेक्स दिया है x3, y3, ठीक है। तो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1, y1, right, x2, y2 and x3, y3 is given by the expression भाई। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से दिखाते हैं। ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और एक करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए x1 यहाँ ले लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ x2 ले लेंगे, ठीक है, प्लस x3 ले लेंगे, ठीक है, और इस करली ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे होगा y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, राइट, सही है। तो इस फॉर्मेट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मेट को यूज़ करने के बाद जो है आपको निकल जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है, ये तो पहले से यूज़ होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए कैसे। मान लीजिए कि आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, तो ये डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए इसको 1/2 कीजिए, ठीक है ना। ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ठीक है। इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आप एक नोट करके यहाँ देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट लिखा है। कहता है सिंस एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बात सही है, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। देयरफॉर वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द एरिया के लिए हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, या नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, राइट। समझ में आया। चलिए अब हम लोग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अच्छा बताइए, कोलिनियरिटी का केस क्या होता है? जब 3 पॉइंट से एक लाइन पास करता है, राइट। तो हम अब देखते हैं दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, दूसरा एप्लीकेशन में, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। देखिए कौन कौन सा। मान लीजिए कहता है लेट कैपिटल ए एक पॉइंट है आपके पास x1, y1, कैपिटल बी एक पॉइंट है x2, y2, और कैपिटल सी एक पॉइंट है x3, y3, राइट। दिक्कत। देन हम लोग कहेंगे A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, सही है। तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है, 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अगर 1/2 को 0 के बराबर ले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब हम कह सकते हैं कि x1, x2,
x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये 0 के बराबर हो गया। यही कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, 0 के बराबर ले आइए। सही है, चलिए ये समझ में आया। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। क्या है तीसरा कंडीशन? देखिए, कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। क्या है तीसरा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है ना। अब किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कितने पॉइंट से पास कर रहा है? 2। चलिए देखते हैं। लेट द 2 पॉइंट बी ए x1, y1 बी x2, y2। ठीक है, 2 पॉइंट है आपके पास। मान लेते हैं लेट P जो है वो x, y बी एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। और P कोई ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे है। ठीक है, देन पॉइंट्स P, ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर होगा। मान लीजिए कि आप इसी पॉइंट, इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, बोलो। और इसी पर कहीं पे P एक पॉइंट है जो x, y है। तो तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होगा तो कोलिनियर का कंसेप्ट लगेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, है ना। तो यही हो जाएगा इक्वेशन लाइन का। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। अब ढेर सारा क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए, डाउट है तो पूछिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।